हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपना मैं पहला लेक्चर लेकर के आऊंगा, तो आज मैं अपने टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। अपना फर्स्ट एनाटॉमिकल चैप्टर है सेंसरी ऑर्गन, ईयर। हम आज डिस्कशन करेंगे कि ईयर के बारे में, ईयर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे हमें सुनाई देता है, कैसे हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है। हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, जब अपन ईयर की बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड होता है कि सर हमें इससे सुनाई देता है। क्या ये इसका प्राइमरी फंक्शन है? नहीं, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाना, बॉडी का बैलेंस बनाना, यानी मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम ईयर का मेन फंक्शन होता है। अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आता है कि ईयर का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी का बैलेंस बनाना और इसका सेकेंडरी फंक्शन होता है सुनाई देना। इससे हमें सुनाई देता है। कुछ बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर इसका प्राइमरी फंक्शन तो हियरिंग होता है, इससे हमें सुनाई देता है। नहीं, हियरिंग इसका सेकंड फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन है इसका बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम। देखिए, हम देखते हैं हमारे पास ऑब्वियसली दो कान है। दोनों कानों के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा जाए तो हम पूरी स्ट्रक्चर्स डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे इसके अंदर फीचर्स होते हैं, क्या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती है। देखिए, जब हमने अभी बैलेंस की बात की, थोड़ी बॉडी के बैलेंस की बात की या इक्विलिब्रियम की बात की, ये हमारे फीचर्स की भी बात नहीं है। लोअर से लोअर एनिमल्स भी आप देखोगे, लोअर से लोअर एनिमल्स में भी आप देखोगे, जैसे नाइडीरिया फाइलम की बात करता हूं, वहां ओबेलिया, ओबेलिया के मेडुसा में बात करें तो वहां पे स्टेटोसिस्ट होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बैलेंस और इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये लोअर एनिमल्स में भी है। हमारे हायर एनिमल्स में हम ह्यूमंस की बात करें तो यहां पे भी हमारा प्राइमरी फंक्शन बन जाता है बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम। अब हम बात करें कि इसमें कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, ह्यूमन के ईयर्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है जिससे ये आगे से आगे साउंड को ट्रेवलिंग करवाता है और साउंड आगे जाकर के हमें इससे पता लगता है कि सुनाई देता है। चलिए कुछ बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सेंसरी ऑर्गन ईयर के अंदर तीन पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। आउटर, मिडल और इनर। आउटर पार्ट की बात करें तो आउटर पार्ट ये आपको शो कर रहा होगा, वो पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, वो पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अपन ओरिकल या पिन्ना, ईयर पिन्ना, ओरिकल या ईयर पिन्ना। ये वाली स्ट्रक्चर्स ओरिकल या पिन्ना। जब हम इसके बारे में बात करें, ये ओरिकल एंड पिन्ना, इसके साथ एक जुड़ी हुई स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्वस्टिक मीटस या एक्सटर्नल एक्वस्टिक मीटस। इसको बोल देते हैं अपन ऑडिटरी कैनाल, इसको बोल देते हैं अपन ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल। एक ही बात है, चाहे आप एक्सटर्नल एक्वस्टिक मीटस बोल दीजिए, चाहे ऑडिटरी कैनाल बोल दीजिए। इससे आगे की बात करें तो ये वाला जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं टिम्पेनम, टिम्पेनम। इसका एक नाम और भी होता है जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। और आप अपनी आम लैंग्वेज में बोलते हैं कान का पर्दा। यही है वो कान का पर्दा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनम और ईयर ड्रम। इससे आगे की बात करें, यहां पे आउटर ईयर के स्ट्रक्चर में तीन बातें हमने बताई कि यहां पे एक होता है ओरिकल पार्ट जिसको अपन बोलते हैं पिन्ना, ओरिकल पार्ट, जिसको ओरिकल पार्ट इसको बोलते हैं पिन्ना। और आउटर ईयर में दूसरी स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल एक्वस्टिक मीटस, जो इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। एक्सटर्नल एक्वस्टिक मीटस या ऑडिटरी कैनाल कहां तक होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक या टिम्पेनम तक। यानी आउटर ईयर के अंदर हमने देखा तीन स्ट्रक्चर्स होती है, दैट इज ऑरिकल, एक्सटर्नल एक्वस्टिक मीटस एंड थर्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये है आउटर ईयर के पार्ट्स। जब अपन मिडिल ईयर के बारे में बात करें तो मिडिल ईयर में हम देखते हैं यहां पे होते हैं ओसिकल्स, इसको बोलते हैं एयर फिल्ड कैविटी, इसको बोलते हैं अपन एयर फिल्ड कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी। क्यों हम इसको एयर फिल्ड कैविटी कहते हैं, क्या लॉजिक है इसका, हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में।
एयर फील्ड कैविटी, या इसको बोलते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी, इनको बोलते हैं तीन टाइप से, ये देख रहे हो ए 1 2 3, ब्लू कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर। थोड़ा सा आपको शो कर रहा होगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये, जिसमें आपको पता लग रहा होगा ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है मेलियस, यानी ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स है वो है ऑडिटरी ओसिकल्स। ओसिकल्स मींस दैट इज रिलेटेड टू द स्मॉल बोन्स, छोटी बोन्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स तीन टाइप के होते हैं, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस, आपको इसी तरीके से याद रखना होगा। MIS, three auditory ossicles present in the middle ear, that is Malleus, Incus and Stapes। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक इनर ईयर की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज इनर ईयर, एक ऐसा पार्ट जहां पे हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है ये और हमें सुनाई देता है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है जिसकी वजह से हमें सुनाई भी देता है और बॉडी का बैलेंस भी बनता है, ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इनर ईयर के अंदर। इनर ईयर में, इनर ईयर में बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास एक पार्ट प्रेजेंट रहता है, दैट इज द वेस्टिब्यूल। दैट इज द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी, ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी, दैट इज द सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिब्यूल पार्ट और सेमी सर्कुलर कैनाल को मिला करके वेस्टिबुलर एपरेटस भी कह दिया जाता है। एक ही बात है, वेस्टिबुलर एपरेटस कह दो या अलग अलग बोल दीजिए, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल। अब आपको यहां पे एक मॉस्किटो कॉइल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। मॉस्किटो कॉइल्स आपने देखी होगी राउंडेड शेप के अंदर। ये जो पार्ट है यहां पे ये प्रेजेंट होता है कोक्लिया, यहां पे प्रेजेंट होता है कोक्लिया, जिसके अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टिस प्रेजेंट रहते हैं, जिससे हमें सुनाई देता है। कुछ एक स्पाइरल ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी, जिसके हमें सुनाई देता है। तो क्वेश्चन आता है कि ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहां प्रेजेंट है? इनर ईयर में। इनर ईयर में भी कहां प्रेजेंट है जी? कोक्लिया के अंदर। आपको बताना है कोक्लिया के अंदर स्पाइरल ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। ये तो था बेसिक एनाटॉमी, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा एक बार जानकारी दी। हाँ, मिडिल ईयर के अंदर ये जो पार्ट जुड़ा हुआ रहता है नीचे की साइड में, ये होता है यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब डिस्कशन करेंगे अपन, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब इसके बारे में बात करें अपन, हमने थोड़ा थोड़ा आइडिया देने की कोशिश की है कि भाई ये स्ट्रक्चर्स हमें पढ़नी है। आउटर ईयर के अंदर हमें पढ़ना होता है ईयर पिन्ना, इसके बाद में हमें पढ़ना होता है और एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटस, इसके बाद हमें पढ़ना होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या टिम्पेनम या ईयर ड्रम, जिसको अपन बोलते हैं कान का पर्दा। इसके बाद हम बात करें तो मिडिल ईयर में हमें दो चीजों पे फोकस करना होता है, दैट इज द एयर फील्ड कैविटी एंड ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, वेस्टिबुलर पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका इनर ईयर। इनर ईयर में हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़ी है, वेस्टिबुल और कोक्लिया। वेस्टिबुल और कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा डिस्कशन करेंगे, कैसे इसमें बोनी लैबिरिंथ होता है, कैसे इसमें मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, पूरा डिस्कशन लेंगे। अभी आज स्टार्ट करते हैं अपन ओरिकल पार्ट के बारे में। ओरिकल पार्ट, ये पार्ट जो आपको शो कर रहा है, ये पार्ट जो आपको शो कर रहा है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले लेते हैं ईयर पिन्ना या ओरिकल, यानी आउटर ईयर की हम आज बात करेंगे। अभी आउटर ईयर में हमने स्टार्ट दिया है ओरिकल और पिन्ना। ईयर पिन्ना का होना मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पिन्ना का होना, ईयर पिन्ना का होना। कुछ ऐसे मैमल्स भी होते हैं जिनके अंदर ईयर पिन्ना प्रेजेंट नहीं होते, जैसे प्रोटोथीरियंस, या हम बात करें डॉल्फिन की, या हम बात करें ब्लू व्हेल की, इनके अंदर पिन्ना एब्सेंट होता है, इनके केस में पिन्ना एब्सेंट होता है। बट ह्यूमंस के केस में पिन्ना प्रेजेंट रहता है। कुछ आपने ऐसे एनिमल्स भी देखे होंगे जिनके पिन्ना बहुत बड़े होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, वो इनके पिन्ना बहुत बड़े होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे हम बात करें एलिफेंट की, एलिफेंट में हमने देखा है उनके जो पिन्ना होते हैं काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े पिन्नास होते हैं। अब इन पिन्नास की बात करें तो एक बात समझ में आ रही है कि वो अपने पिन्ना को मूव कर सकता है, एलिफेंट अपने पिन्ना को मूव कर सकता है। आपने देखा होगा जब वो वॉकिंग करता है या मोशन करता है तब उसके पिन्ना मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और उसके पिन्ना है भी बहुत बड़े। एक्चुअल में क्या होता है,
एलिफेंट की जो स्किन है वहां पे एक तो वो थिक है, दूसरा वहां पे हेयर्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो अपने टेम्परेचर को पूरा मेंटेन करता है, यानी थर्मो रेगुलेशन का काम करता है वहां पे। एलिफेंट को आपने देखा होगा कि वो अपने सूंड से पानी को अपने ऊपर डालता रहता है, कोई कीचड़ होता है उसको अपने ऊपर डालता रहता है, या कोई जैसे मिट्टी होती है वो अपने ऊपर डालता रहता है। ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सके, थर्मो रेगुलेशन उसका कंट्रोल किया जा सके। जैसे जैसे वो अपने ईयर्स को मूवमेंट करवाता है, यानी अपने पिनास को मूवमेंट करवाता है, तो पिनास जो मूवमेंट हो रहे हैं इसका मतलब वो अपनी हीट को लॉस कर रहा है, ऐसा एलिफेंट में होता है। बट एक बात नोटिस करने लायक है कि वो अपनी पिन्ना को मूवमेंट करवा रहा है, हम अपने पिन्ना को मूवमेंट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि यहां पे पिन्ना के अंदर ऊपर की साइड में एक मसल होती है, दैट इज द ओरिकुलर मसल्स, दैट इज द ओरिकुलर मसल। ये ओरिकुलर मसल वेस्टिजियल होती है, ओरिकुलर मसल वेस्टिजियल होती है, पूरी तरह से व्यर्थ होती है, कोई काम की नहीं होती। अगर ओरिकुलर मसल्स पिन्ना की काम नहीं कर रही है तो पिन्ना का मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा, यानी इमोबिलाइज होता है, मोबिलाइज नहीं होता। बात को ध्यान से समझें कि पूरा पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, पिन्ना की ओरिकुलर मसल्स है वही वेस्टिजियल है। तो हमने डिस्कशन दिया कि हमारे जो पिन्नास होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो आके बोलते हैं कि सर मैं अपने ईयर पिन्नास को मूवमेंट करवा सकता हूं, तो ये हो सकता है उनके अंदर कहीं बाई बर्थ हो, तो ये काबिलियत उनमें बाई बर्थ हो सकती है। बट हमारे केस की बात करें तो हम ओरिकल पार्ट की बात करें, इसको पिन्ना बोलते हैं। कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स बात करें, यहां देखिए आप, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर शो कर रही होगी, एक हार्ड स्ट्रक्चर शो कर रही होगी, इसको बोलते हैं हेलिक्स। ये जो हार्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये होता है हेलिक्स, इसको बोलते हैं हेलिक्स। हार्ड स्ट्रक्चर बोल दीजिए या रिजिड स्ट्रक्चर बोल दीजिए, जिसको अपन बोलते हैं हेलिक्स। अब जब हेलिक्स की बात करते हैं और इससे आगे और बात करें तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं लोब्यूल, इसको बोलते हैं लोब्यूल्स, लोब्यूल, ये होता है लोब्यूल। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां देखिएगा, ये जो हार्ड सा पार्ट है एक आगे की तरफ, ये इसको बोलते हैं ट्रैगस, इसको बोलते हैं ट्रैगस, ट्रैगस, इसको बोलते हैं ट्रैगस। अब बात करें, हमने ओरिकल के बारे में बताया, पिन्ना के बारे में बताया, मैमल्स के बारे में बताया कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पिन्ना का होना। तो अब बात इसके आगे की करें तो ये जो पोर्शन आपको शो कर रहा है ओरिकल या पिन्ना, इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है साउंड का कलेक्शन करना, कलेक्टिंग ऑफ द साउंड एंड ट्रांसमिट देम टुवर्ड्स द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी ये साउंड को कलेक्ट करता है और आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देता है, ये साउंड को कलेक्ट करता है और आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बात को समझें। एक मजेदार बात है कि अगर हमारे दोनों कान सही ढंग से काम कर रहे हैं तो हम हर डायरेक्शन से साउंड को पहचान लेते हैं। देखिए आप पता कर रहे होंगे कि यहां से अब मैं बोल रहा हूं, आपके सामने से आवाज आ रही है, आपको पता लग रहा है सामने से आवाज आ रही है, कभी पीछे से आवाज आती है, कभी साइड से आवाज आती है। ये जो हम कर पा रहे हैं ऐसा संभव कैसे है? ऐसा संभव इसलिए कि ये यहाँ पे हमारे ईयर्स दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं एक कान को ढक लेता हूं तो क्या आप अपने साउंड को लोकलाइज कर पाएंगे कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है? ऐसा बहुत मुश्किल हो पाता है, यानी हमारे जब दोनों ईयर एक साथ काम करते हैं तभी हमें अच्छे से सुनाई देता है। अगर एक कान को ढक लिया जाए तो हम अपने साउंड को लोकलाइज नहीं कर पाएंगे और यानी उसकी डायरेक्शन को पहचानने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब देखिएगा, हम थोड़ा सा इससे आगे की तरफ बढ़ने से पहले एक बात बताएं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये किससे मिलकर बना होता है? ये होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ये होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज से कंसिस्ट होता है। ऑरिकल पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ द येलो इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट बात करें तो यहां से अंदर की साइड में जाने से पहले बात करें कि आप ओरिकल में देखते हुए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पिन्नास पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, इसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस, इसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब ईयर में ड्रॉप डालता है तो इसको पुश करने की कोशिश करता है, इसको पुल आउट करता है, इसको खींचने की कोशिश करता है। ऐसा किस लिए किया जाता है हम डिस्कशन करेंगे।
अब आगे की तरफ बढ़े अपन तो ये ओरिकल पार्ट के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन होता है ऑडिटरी कैनाल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स। ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स या ऑडिटरी मीटर्स एक ही बात है। इस कैनाल की बात करें तो ये कैनाल होती है 2.5 सेंटीमीटर। कहां तक होती है? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। ये होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक, 2.5 सेंटीमीटर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। अब जब बात करें कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में यहां पे ये जो ऑडिटरी मीटर्स होता है, ऑडिटरी मीटर्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, इसके बारे में और बात करते हैं। देखिए, एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स ये थोड़ा सा स्लाइटली कर्व शेप का होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। क्यों रहता है? आपने देखा होगा कि हमारी आईज जो होती है बंद हो सकती है, हम खोल सकते हैं। ईयर के केस में ऐसा नहीं होता, ये एनी टाइम ओपन रहता है, फिर भी कोई फॉरेन पार्टिकल जल्दी से एंटर नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? ये यहाँ पे स्लाइटली कर्व रहता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, और इसके अंदर कुछ प्रोटेक्टिव फीचर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस तो नहीं कहेंगे बट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और इन्हीं हेयर्स के पास होती है, हेयर्स के पास में होती है ग्लैंड, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं सीरूमिनस ग्लैंड, इसको बोलते हैं सीरूमिनस ग्लैंड। सीरूमिनस ग्लैंड, सीरूमिनस ग्लैंड क्या होती है? सीरूमिनस ग्लैंड एक्चुअल में मॉडिफाइड होती है स्वेट ग्लैंड से, और सीरूमिनस ग्लैंड एक मटेरियल सीक्रेट करती है जिसको बोलते हैं सीरूमिना, जिसको बोलते हैं सीरूमिना, जिसको आप कहते हैं ना कान का मोम। जो आपने देखा होगा जब अपन नहा के निकलते हैं या बाहर आते हैं तो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि अपन जैसे इंस्ट्रूमेंट तो हमें साथ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास होता है डस्ट को हटाने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको इरिगेट कर सकते हैं। सीरूमिना अपन देखते हैं घर में भी अपन यूं करके कुछ बाहर निकालते हैं, येलोइश कलर का एक पंची स्मेल सी होती है उसमें, इसको बोलते हैं सीरूमिना, जिसको आप बोलते हैं कान का मोम बोलते हैं सीरूमिना। इसको बोलते हैं ईयर वैक्स, ईयर वैक्स, कान का मोम ईयर वैक्स बोलते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है, ड्राई होता रहता है और अपने आप ही बाहर आ जाता है, यानी ये ड्राई होता रहता है, सूख जाता है और उसके बाद ये अपने आप बाहर आ जाता है और हम इसको इरिगेट कर लेते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, सीरूमिनस ग्लैंड अगर मान लो ज्यादा सीक्रेट कर दे, सीरूमिना ज्यादा सीक्रेट सीरूमिना कर दे, तो ये सीरूमिना यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा, यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा, सीरूमिना यहाँ पे कलेक्ट होने लगेगा। तो जब सीरूमिना यहाँ पे ज्यादा कलेक्शन हो जाएगा तो बात को समझें कि साउंड उतना प्रॉपर जा पाएगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक? नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ हद तक साउंड को हमें पूरी तरह पहुंचाने की जरूरत होती है इनर ईयर तक, बट यहाँ पर ज्यादा सीरूमिना होगा तो साउंड पूरी तरह अंदर नहीं जा सकता। तो बात को समझे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस के अंदर हमें जब ये पार्ट देखना होता है तो डॉक्टर्स कैसे मेजर करते हैं कि यहाँ पे क्या किस चीज का कलेक्शन है, या कि ये सीरूमिना ज्यादा हो गया तो हम किस तरीके से देख पाएंगे, या कोई इंसेक्ट अंदर चला जाता है तो उसको हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि इंसेक्ट है या नहीं है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द ओटोस्कोप, दैट इज द ओटोस्कोप। तो हमने बताया कि यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये 2.5 सेंटीमीटर का स्लाइडली कर्व शेप्ड होता है, कुछ हेयर प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ यहाँ पे ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सीरूमिनस ग्लैंड, जो कि सिक्रेशन करती है सीरूमिना, जो कि सिक्रेशन करती है सीरूमिना का। ये सीरूमिना ईयर वैक्स होता है, और यहाँ पे इस सीरूमिना के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं सीरूमिना में। तो हमने डिस्कशन किया 2.5 सेंटीमीटर एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स, और ये आगे की तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर मान लो कि सीरूमिना ज्यादा है तो हम 7 इंस्ट्रूमेंट लेकर के अंदर की तरफ ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच गया तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा। आप जब बोलते हैं ना कान का पर्दा फट गया, तो ऐसा हो सकता है कि ये रप्चर हो जाए, ये परफोरेट कर सकता है। तो बात को समझ पा रहे होंगे कि आपको ऐसा नहीं करना होगा, बाहर जाकर के इसको आप इरिगेट करवा सकते हैं डॉक्टर की हेल्प से। तो आगे के साइड हम बढ़े तो हमने आउटर ईयर के अंदर अभी डिस्कशन दिया कि सर इसमें ऑरिकल पार्ट होता है, ऑरिकल पार्ट के अंदर ये बना होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज का, इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं। ये मूवेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ की जो मसल्स होती है ऑरिकुलर मसल्स ये वेस्टिजियल होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, हमने पढ़ा कि यहाँ पे ये 2.5 सेंटीमीटर की एक
एक्सटर्नल एक्वाटस मीटस या ऑडिटरी कैनाल होती है जिसके अंदर सीरोमिनस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है और सीरोमिनस ग्लैंड के साथ सीरोमिनस सिक्रेशन होता रहता है जिसको अपन ईयर वैक्स बोलते हैं। इस ईयर वैक्स में कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं, कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी प्रेजेंट रहती है। ये एक प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करते हैं, यानी कोई डस्ट पार्टिकल, कोई इंसेक्ट, कोई डायरेक्टली अंदर ना पहुंच जाए, इसीलिए ये यहाँ पे सिक्रेशन होता रहता है। ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है। ये हमने डिस्कशन किया आउटर ईयर के बारे में, होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसके बारे में बात अभी कर रहे हैं अपन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब देखिएगा, हम जब आगे की तरफ बात करेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, ये एक ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सिंपल क्यूबोइडल टिश्यूज प्रेजेंट रहता है। सरफेस एरिया जो है सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट रहते हैं। एक सेपरेशन का काम करती है। सेपरेशन मींस ये आउटर और मिडिल के सेपरेशन का, एक पार्टीशन का काम करती है। आउटर और मिडिल को सेपरेट करने का काम करती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में एक मजेदार बात यह है कि यहां पे ये वाइब्रेट होती रहती है, लगातार वाइब्रेट होती रहती है। और वाइब्रेट होने के लिए हमारे यहां एक बात बताने की कोशिश करूंगा कि आउटर ईयर के अंदर ये जो एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स है, यहां से कोई भी साउंड आएगा, यानी यहां का प्रेशर और मिडिल ईयर का प्रेशर अगर इक्वल होगा, अगर यहां का प्रेशर और मिडिल ईयर का प्रेशर इक्वल होगा, तभी ये अच्छे से वाइब्रेट कर सकती है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि pressure must be equal on both side, pressure must be equal on both side, यानी external acoustic meters और auditory canal के बीच के दोनों के अंदर यहाँ का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये जैसे मान लीजिए सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है आपके सामने। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ का प्रेशर, एयर प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। बोथ साइड इक्वल प्रेशर, एकदम इक्वल होना चाहिए। क्यों? ताकि ये अच्छे से वाइब्रेट कर सके, अच्छे से वाइब्रेट कर सके। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यहां वाला प्रेशर तो यार चेंज होता रहता है। कभी हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तब ये प्रेशर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो ऐसा क्या फीचर होता है जिसकी वजह से यहां तो चेंज होता रहता है, ये फिर इसको मेंटेन कैसे कर पाता है कि यहां पे इतना प्रेशर हो? बाहर वाला तो समझ में आता है कि प्रेशर चेंज होता रहता है। इसके लिए हम बात करेंगे मिडिल ईयर के बारे में, जहां पे यूस्टेकिन ट्यूब प्रेजेंट रहती है। ये एयर के प्रेशर को मेंटेन करती है। कैसे करती है हम डिस्कशन करेंगे, बट हमें ध्यान रखना होगा कि आउटर ईयर के अंदर और मिडिल ईयर के अंदर दोनों साइड एयर प्रेशर मस्ट बी इक्वल। एयर प्रेशर मस्ट बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए जिससे कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अच्छे से वाइब्रेट करे और साउंड को आगे से आगे पहुंचा दे। अब बात करें हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आगे की बात करें तो यहां पे ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में हमें सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। आई होप आपको आउटर ईयर समझ में आया होगा। आउटर ईयर में हमने, मैं फिर से समराइज कर देता हूं, ओरिकल पार्ट होता है, हेलिक्स पार्ट रिजिड स्ट्रक्चर होती है, लोबुलर पार्ट होता है, ऑरिकुलर मसल्स यहाँ की वेस्टिजियल होती है, साउंड का कलेक्शन करता है, और यहाँ अंदर की साइड में होती है एक्सटर्नल एक्वास्टिक मीटर्स जिसके अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सीरोमिनस ग्लैंड, जो कि सिक्रेशन करती है सीरोमिना का। थोड़ा सा गर्मी का टाइम है तो स्वेटिंग हो जाती है, स्वेट ग्लैंड ज्यादा स्वेटिंग सीक्रेट करती है गर्मी में। चलिए तो हम बात करें आगे की तरफ। ये पोर्शन हमने बताया कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो एक पार्टीशन का काम करती है, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की तरह है, जो आउटर और मिडिल ईयर के सेपरेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा जब भी साउंड अंदर की तरफ जाता है तो ये वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट करवाने के लिए मिडिल ईयर और आउटर ईयर के अंदर प्रेशर मस्ट बी इक्वल होना चाहिए प्रेशर।
कैसे ये यहाँ मिडिल ईयर में एयर का प्रेशर मेंटेन होता है हम डिस्कशन करेंगे। इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी। अब बात करें, एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा हम कभी एरोप्लेन में सफर करते हैं, फ्लाइट में सफर करते हैं, बहुत ने महसूस किया होगा, आप सब में से किसी ने, बहुतों ने महसूस किया है चीज को। हम जब प्लेन में होते हैं तो अक्सर देखते हैं कि कान में दर्द होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता, हमें हल्का हल्का प्रेशर कम होने लगता है। तो हमें एडवाइस किया जाता है कि आप पानी का घूंट पीजिए, अपना सलाइवा है उसको स्वेल कीजिए या च्युइंगम चबाते रहिए। ऐसा कब होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन लेंगे मिडिल ईयर के अंदर। अब बात करते हैं मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखनी है। इसको बोलते हैं अपन एयर फिल्ड कैविटी, इसको बोलते हैं अपन एयर फिल्ड कैविटी। क्यों बोलते हैं साहब एयर फिल्ड कैविटी? एयर फिल्ड कैविटी का मतलब होता है यहां पे एयर बनी रहती है, यहां पे एयर का प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। कैसे रहता है, कौन करता है प्रेशर का कंट्रोल? तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एयर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ट्यूब लगी रहती है मिडिल ईयर में, नीचे की साइड में, इंफीरियर साइड में ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेकियन ट्यूब। कैसे प्रेशर को मेंटेन किया जाता है मैं आपको पूरा डिस्कशन करता हूं। यूस्टेकियन ट्यूब मोस्टली क्लोज रहती है, बंद रहती है, मोस्टली ये बंद रहती है। कब कब खुलती है? जब अपन चेविंग करते हैं, चबाते हैं, जैसे हम भोजन को चबाते हैं, भोजन को चेविंग करते हैं, या स्वेलोविंग करते हैं, या कफिंग करते हैं, जैसे खांसते हैं अपन इस तरीके से करते हैं, खांसते हैं तब ऐसा होता है, या हम स्नीजिंग करते हैं, छींक आती है, या योनिंग करते हैं यानी उबासी आती है। ये जब प्रोसेस होते हैं तो टिम्पेनिक, ये जो अपनी ऑडिटरी ट्यूब है या यूस्टेकियन ट्यूब है, ये ओपन हो जाती है। इन केसेस के अंदर ये ओपन हो जाती है और यहाँ का प्रेशर पूरी तरह मेंटेन रहता है। ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेकियन ट्यूब या ये कनेक्ट रहती है नेजोफेरिंक्स से, ये कनेक्ट रहती है नेजोफेरिंक्स से। फेरिंग्स का एक चैप्टर है पूरा, अपन पढ़ते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, जहां पे अपन तीन टाइप के फेरिंग्स पढ़ते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ पार्ट है, लैरिंजोफेरिंग्स हमारे लैरिंग्स यानी वोकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ पार्ट है, नेजोफेरिंग्स हमारे नेजल से रिलेटेड ये पोर्शन है, नेजल कैविटी से रिलेटेड पोर्शन है नेजोफेरिंग्स। कुछ बात ध्यान से गौर करने वाली बात है। देखिए कई बार आपने देखा होगा हमारे गले में कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है या कोल्ड हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर ये कंडीशन होती है तो हम कहते हैं कि सर हमें कान से सुनाई नहीं दे रहा। जैसे कई बार होता है कि कोल्ड बहुत ज्यादा हो गया और हमें कान से सुनाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है कि जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो कुछ माइक्रोब्स या से ट्रेवल करके, नेजोफेरिंग से ट्रेवल करके यूस्टेकियन ट्यूब से होते हुए मिडिल ईयर में पहुंच जाते हैं और मिडिल ईयर को इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। हम इसमें डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं, जैसे ओटाइटिस मीडिया पढ़ते हैं अपन, CSOM करके एक डिजीज होती है, हम वो भी कंसीडर करते हैं इसमें, बट हमें डिजीज पोर्शन पूरा फोकस नहीं करना, हम एनाटॉमिकल बात कर रहे हैं। तो बात करें कि यहाँ पे जो इन्फेक्टियस पार्टिकल है या माइक्रोब्स है वो मिडिल ईयर में पहुंच जाते हैं थ्रू द नेजोफेरिंग्स रीच इनटू द मिडिल ईयर एयर फिल्ड कैविटी में, तो ये पार्ट इन्फेक्ट हो जाता है और यहाँ की वजह से प्रेशर बढ़ता है और हमें सुनाई नहीं देता। तो ये तो थी डिस्कशन के बारे में। कई बार अब सुनिएगा, मिडिल ईयर के अंदर हमने पहला बताया कि इसको बोलते हैं एयर फिल्ड कैविटी बोल देते हैं या टिम्पेनिक कैविटी भी बोल देते हैं, कई बार इसको टिम्पेनिक कैविटी भी बोल देते हैं। मिडिल ईयर में एयर का प्रेशर मेंटेन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, बताया हमने कि यूस्टेकियन ट्यूब है जो इसके साथ जुड़ी हुई रहती है और यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट रहती है सीधा नेजोफेरिंग्स के साथ, यानी यूस्टेकियन ट्यूब कम्युनिकेट विद द नेजोफेरिंग्स एंड मिडिल ईयर। अब बात करें कि मिडिल ईयर में हमने पहला बताया कि एयर के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। दूसरा हमने कहा दो ही बात याद करनी है, एयर के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। दूसरा इसके अंदर होते हैं ओसिकल्स, ये जैसे मैं डायग्राम बता रहा हूं, ये ओसिकल्स होते हैं, ये ओसिकल्स होते हैं। तीन टाइप के ओसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको बोलते हैं मेरियस, इंकस एंड स्टेपिस, मेरियस, इंकस एंड स्टेपिस।
ये मेलियस इंकस स्टेपिस को इसी सीक्वेंस में याद रखना होता है, क्योंकि ये जो ओसिकल्स है, ओसिकल वर्ड्स जो होता है वो एक स्मॉल बोन्स के लिए आता है। छोटी हड्डियां होती है कान के अंदर, छोटी छोटी हड्डियां होती है। ये तीनों हड्डियां होती है मेलियस इंकस एंड स्टेपिस। आपको सीक्वेंस में याद रखना है। याद रखने का तरीका MIS, मिस के तौर पे याद रखना है, मिस MIS। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लेते हैं। देखिएगा, हमने बताया यहां पे मेलियस इंकस एंड स्टेपिस। ये कुछ मैं सिंप्लीफाइड बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मेलियस का जो हेड पार्ट है, मेलियस का जो हेड पार्ट है, ये आर्टिकुलेट करता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। मेलियस सीधा जुड़ा हुआ रहता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, एंड मेलियस आर्टिकुलेट विद द इंकस एंड इंकस आर्टिकुलेट विद द स्टेपिस। ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। आपने देखा होगा मेलियस इंकस स्टेपिस के बारे में बात करते हैं, ये किस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। आपने ट्रेन के डब्बे देखे होंगे। मान लीजिए ट्रेन है जो 3 डब्बों की है, मेलियस इंकस एंड स्टेपिस। तीनों डब्बों के अंदर देखा होगा मूवमेंट होता रहता है, तीनों डिब्बों के अंदर मूवमेंट होता रहता है। ऐसा ही मूवमेंट इन तीनों बोन्स में होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जुड़ी हुई किससे रहती है? यहां इनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। यहां इनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं सब साइनोवियल जॉइंट्स। मेलियस इंकस स्टेपिस के बीच के अंदर होते हैं साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट बात, मेलियस की शेप कैसी होती है? ये कुछ कैसा दिखाई देता है? ये देखो कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है ना। इसकी शेप होती है हैमर लाइक स्ट्रक्चर। याद रखने का तरीका, हैमर लाइक स्ट्रक्चर। हैमर मतलब होता है हथौड़े जैसा। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, हथौड़े जैसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हैमर लाइक स्ट्रक्चर। इंकस की शेप होती है एनविल शेप, एनविल शेप। इंकस की शेप होती है एनविल शेप। एनविल शेप मतलब आपने कुल्हाड़ी की शेप देखी होगी, या जैसे मोची जिसपे ये सिलाई कढ़ाई करते हैं उनकी शेप आपने देखी होगी, नीचे जिसपे कढ़ाई करते हैं उसके शेप आपने देखी होगी, तो वो होती है कुल्हाड़ी जैसी, उसको बोलते हैं एनविल शेप। और स्टेपिस, स्टेपिस की शेप होती है स्टीरअप शेप, स्टीरअप शेप। ये स्टीरअप शेप कैसी होती है? स्टीरअप शेप आपको याद दिलाऊं मैं, आपने दूल्हा देखा होगा, जब दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है, दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है तो जैसे इस ऐसी सी कुछ शेप होती है जिसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ता है, जिसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ता है। तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी सी कुछ शेप होती है स्टीरअप शेप, ऐसी सी कुछ शेप होती है स्टीरअप शेप। तो मेलियस की शेप होती है हैमर लाइक स्ट्रक्चर, इंकस की होती है एनविल, एंड स्टेपिस की होती है स्टीरअप। स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज स्टेपिस। सब जानते हैं इसके बारे में, मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। अब बात समझें कि यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या यूं कहें कि मेलियस इंकस स्टेपिस के अंदर साउंड का एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है? ये एम्प्लीफिकेशन, साउंड का एम्प्लीफिकेशन कैसे करती है? व्हाई डू वी नीड टू एम्प्लीफाइड साउंड? यहां पे हमें क्यों जरूरत पड़ी कि साउंड का एम्प्लीफाइड किया जाए? एक्चुअल में बात की जाए, जब हम फिजियोलॉजिकल पार्ट पढ़ेंगे तो हम उसमें पूरा डिस्कशन देंगे कि जैसे साउंड अंदर की तरफ ट्रेवल करता है तो साउंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से होते हुए मिडिल ईयर में आता है। मिडिल ईयर के अंदर ऑसिकल्स में क्या होता है? मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट इसलिए होता है ताकि साउंड आगे पहुंच जाए फुल फोर्स के साथ। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो इनर ईयर में फुल फोर्स के साथ साउंड अगर नहीं जाएगा तो वहां पे कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं, मैं डिस्कशन करूंगा आगे के चैप्टर में। यहां पे कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको बोलते हैं पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। इन फ्लूइड्स के अंदर मूवमेंट नहीं होगा, यानी एक वाटर है, वाटर में आप पानी में पत्थर मारते हो तो वो वेव जनरेट जो होती है ना, वो फोर्स के साथ जनरेट होती है। आपने पत्थर मारा और पानी के अंदर क्या हुआ? वेव जनरेट होगी, जबरदस्त तरीके से वेव जनरेट। कुछ जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी ज्यादा वेव जनरेट होगी। ऐसा ही कुछ यहां होता है। यहां अंदर की साइड में होते हैं फ्लूइड्स, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। इनर ईयर के अंदर होते हैं पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ। इनके अंदर वेव जनरेट करवाने के लिए, वेव मोशन जनरेट करवाने के लिए, साउंड को आगे से आगे कोक्लिया तक पहुंचाने के लिए यहां पे एम्प्लीफिकेशन की जरूरत होती है। तो हमने डिस्कशन किया कि मेलियस इंकस स्टेपिस को साउंड एम्प्लीफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं साउंड फुल फोर्स के साथ इनर ईयर में नहीं पहुंचेगा। ये अपन फिजियोलॉजिकल पार्ट में भी पूरा डिस्कशन देंगे।
फिलहाल बात करें कि मिडिल ईयर में हमने देखा कि यहाँ पे 3 ऑडिटरी ओसिकल्स होते हैं। तीनों ऑडिटरी ओसिकल्स को बोलते हैं मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। मेलियस, इंकस, स्टेपिस आर्टिकुलेट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के साथ एक साइनोवियल जॉइंट जो होता है, जो इनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, जिसकी वजह से थोड़ा मूवमेंट कर पाते हैं। अब बात करें मेलियस की शेप होती है हैमर लाइक, इंकस की एनविल शेप और स्टेपिस की होती है स्टीरअप शेप। मेलियस कनेक्ट रहता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ। अब बात करें स्टेपिस की जो फुट प्लेट होती है, स्टेपिस का जो लास्ट टर्मिनल एंड होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो याद रखने का तरीका आप लोगों के लिए कि अगर एयर है, सिर्फ याद रखने का तरीका, अगर एयर है तो विंडो की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां हवा होती है उसको क्रॉस करवाने के लिए वेंटिलेशन चाहिए होता है ना। सिर्फ एक तरीका बता रहा हूं। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के विंडो प्रेजेंट है मिडिल ईयर के अंदर। ये विंडोज क्या होते हैं, एक टाइप की स्मॉल थिन मेम्ब्रेन ही होती है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको बोलते हैं ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, इसको बोलते हैं ओवल विंडो एंड दूसरा होता है राउंड विंडो। राउंड विंडो ये कुछ ऐसा होता है। स्टेपिस अपने टर्मिनल एंड पे, ये जैसे मान लीजिए ये स्टेपिस है आपका, स्टेपिस टर्मिनल एंड पे जुड़ा हुआ रहता है ओवल विंडो से। लास्ट में ये ओवल विंडो से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे की साइड यहां होता है राउंड विंडो। ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। तो एक क्वेश्चन आता है स्टेपिस किस मेम्ब्रेन के साथ क्लोज रहता है, आपको जवाब देना है ओवल विंडो के साथ अटैच रहता है। यहां 2 विंडो हैं, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। राउंड विंडो के बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन इनर ईयर की बात करेंगे। बस याद रखने का तरीका है कि मिडिल ईयर के अंदर एयर कैविटी है, एयर कैविटी में एयर का प्रेशर मेंटेन होता है विद द हेल्प ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब। फिर हमने कहा कि इसके अंदर ऑडिटरी ओसिकल्स होते हैं, 3 ओसिकल्स हैं, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। यहां पे 2 विंडो भी प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। याद रखने का तरीका, अगर एयर कैविटी है तो 2 विंडो भी होने चाहिए। दोनों विंडो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। इनको बुक्स में लिखा गया है फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ओवल विंडो को बोलते हैं, यहां पे होता है ओवल विंडो, नीचे राउंड विंडो। ये होता है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और एक होता है फेनेस्ट्रा रोटंडस। फेनेस्ट्रा रोटंडस। देखा मिडिल ईयर के बारे में बात की, आउटर ईयर में बात की। हमें मिडिल ईयर में सिर्फ 2 या 3 बातें याद रखनी है। इसमें आउटर ईयर में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बताए कि हमें इन चीजों का ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। अब बात करें हम इनर ईयर के बारे में, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कशन करेंगे। फिर भी थोड़ा आइडिया एक बार दे देता हूं कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। इनर ईयर के अंदर हम बात करें तो इनर ईयर की 2 स्ट्रक्चर होती है। एक होता है बोनी लैबिरिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मैं थोड़ा सा एक बार शो करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। एक होता है बोनी लैबिरिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ये जो वर्ड जो है लैबिरिंथ, ये क्या है, बोनी लैबिरिंथ या मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ? लैबिरिंथ का मतलब होता है मेज, MEZE, मेज। क्या मतलब है मेज का? मेज का मतलब होता है घुमावदार, कोइल, एकदम कोइल होती है, घुमावदार स्ट्रक्चर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं लैबिरिंथ यानी मेज यानी घुमावदार। आपने मॉस्किटो कॉइल्स देखी होगी, वैसा सा कुछ दिखाई देता है। तो बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आपस में कैसे कनेक्ट रहते हैं? आपके सामने एक पेन है, ये इसको आप बाहर की साइड में मानोगे बोनी लैबिरिंथ, अंदर की साइड में रिफल है, उस रिफल को आपको मानना है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। यानी बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बोनी और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ एक दूसरे के अंदर फिट है, बाहर की तरफ बोनी, अंदर की तरफ है मेम्ब्रेनस। अब जो लैबिरिंथ बताया हमने घुमावदार है, अब इसी पार्ट को आपको घुमा दीजिए, कैसे भी कोल्ड कर दीजिए, कैसे भी कोल्ड कर दीजिए, जैसा ये कोल्ड होगा वैसे इसके साथ ये भी कोल्ड हो जाएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से करें। मान लो कि ये फ्लेक्सिबल पेन है, इसको मैं इसी तरीके से घुमा देता हूं तो अंदर की जो रिफिल है वो भी तो इसके साथ कोल्ड होगी। सेम वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर होती है बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ की। आउटर साइड के अंदर, अंदर की साइड में प्रेजेंट रहेगा, जैसे रिफल के बीच में वहां पे जो स्पेस है वहां होता है पेरिलिम्फ और अंदर की साइड में होता है एंडोलिम्फ। तो समझ पा रहे होंगे बात को। तो ये सब
सब चीजें यहाँ पे हमें डिस्कशन करने को मिलेगा। बोनी और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के पार्ट्स की बात करें तो बोनी लैबिरिंथ में पार्ट होता है, बोनी लैबिरिंथ के अंदर पार्ट होते हैं वेस्टिबुलर, फिर होता है कोक्लियर, एक होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वेस्टिबुलर, ये कोक्लियर। ऐसा ही मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर है। मेम्ब्रेनस के अंदर होते हैं कोक्लियर डक्ट, यूट्रिकल एंड सैक्रो। डिस्कशन करेंगे हम आगे के चैप्टर में, सिर्फ एक बता रहा हूं, एक सिंपलीफाइड आइडियाज दे रहा हूं आपको। तो देखना होगा ये सब चीजें हमें बैलेंस भी बनाती है, सुनाई भी देता है, यानी वेस्टिब्यूल पार्ट हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है और कोक्लिया से हमें सुनाई देता है। इसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टिस होते हैं जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। करेंगे डिस्कशन अपन। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा और हम इसी तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर चलते जाएंगे। बट एक चीज है, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी ना समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि सर ये पार्ट हमें दोबारा आप डिस्क्राइब कीजिए या हमें ये समझ में नहीं आया। डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। हर सिस्टम हम ऐसे ही चलते जाएंगे और आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ डायग्राम है जो प्रोजेक्ट पे दिखाने की कोशिश भी करूंगा कि ये डायग्राम कुछ ऐसा होता है। इसका डायग्राम मैं नीचे कमेंट में भी डाल दूंगा, आप नीचे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप पूरा अच्छे से स्टडी कीजिए, घर पे हो, लॉकडाउन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा है कि आप अपने आप को अनलॉक कीजिए, आपको अनलॉक करने की जरूरत है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको यूं ही आराम से अपनी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको करवाते चला जाऊंगा। आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे जब मैं मेडिकल सर्जिकल डिजीज कंडीशन भी लेकर के आऊंगा आपके सामने, तब भी आपको पता लगेगा कि ये डिजीज कैसे होती है, कैसे नहीं होती। जैसे मैंने एक सिंपल सा एक नाम लिया था, ओटाइटिस मीडिया। ये ओटाइटिस मीडिया कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें हम डिस्कशन बहुत बाद में करेंगे। पहले सिर्फ हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के बारे में हमारा पोर्शन जो रहा है अभी, वो है अभी इनर ईयर। इनर ईयर के बारे में हमें पढ़ना होगा। इनर ईयर के बाद हमें पढ़ना है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, हमें सुनाई कैसे देता है, हमें हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे बनता है, कितना साउंड होता है, जितना हम हमारे ईयर के लिए ये सही रहता है। जैसे कि कुछ कहने से डिफनेस, बहरापन कब होता है, डिफनेस कब आती है, हाँ साउंड कब पेनफुल रहता है, ऐसी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे और मैं आपके साथ यूं ही जुड़ा रहूं। आगे से आपने स्टूडेंट्स को भी जोड़ते रहिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहें। लॉकडाउन का टाइम है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू। मैं इसी के साथ आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप अभी घर में हैं तो अपने घर पर ही रहिए, बाहर बिल्कुल मत जाइए। जितना आप अपने घर में रहेंगे, अपने घर वालों को भी सेफ रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।